हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर पॉलिनोमियल की। सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। बहुत चैप्टर सेकंड जो है ना कि वो अपना बेसिक चैप्टर है। कहा जाए तो चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर ये बिल्कुल कंटिन्यू जो चैप्टर है एक दूसरे से लिंक है। यदि हमसे चैप्टर सेकंड नहीं बन रहा है 10th क्लास का पॉलिनोमियल, तो हमें फिर इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें भी दिक्कत जाएगी। और चैप्टर 4 जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी दिक्कत जाएगी। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर से, और कुछ बेसिक स्तर से हम इसका बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ। तो थोड़ा सा बेसिक स्तर से यदि बात करें कि सबसे पहले मैथ की ब्रांच कितनी होती है, मैथमेटिक्स में ब्रांच कितनी होती है, तो हम मेनली 3 ब्रांचेस में बात करते हैं। न्यूमेरिकल मैथ, और दूसरा मैथ की दूसरी सेकंड ब्रांच जो होती है वो होती है अलजेब्रा, ठीक है। और थर्ड ब्रांच होती है ज्योमेट्री। क्या होती है? मैथ की बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं, न्यूमेरिकल मैथ, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा अलजेब्रा के पोर्शन में आने वाला है, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ। चैप्टर सेकंड में बोले तो पॉलिनोमियल, चैप्टर थर्ड में बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक रहेंगे और तीनों चैप्टर अलजेब्रा, मैथ की अलजेब्रा ब्रांच से रिलेटेड होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा की थोड़ा सा बेसिक शुरुआत। आज हमारा जो वीडियो है इसमें बेसिक चीज़ें बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। हो सकता है इसी वीडियो में हम सिलेबस पे आएंगे, लेकिन पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चैप्टर सेकेंड का क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर सेकेंड का क्या नाम है? पॉलिनोमियल। अब यहाँ से हमने बोला अलजेब्रा की जब हम शुरुआत करेंगे तो लगभग 7th या 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल क्वांटिटीज। मैथमेटिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हम बोलते वेरिएबल क्वांटिटीज, एक क्या बोलते? वेरिएबल क्वांटिटीज, और एक बोलते कांस्टेंट क्वांटिटीज। कांस्टेंट का मीन्स होता है जो कभी भी चेंज ना हो, जो कभी भी चेंज ना हो, नेवर कैन बी चेंज, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होती। इनको हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, न्यूमेरिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं इनको। और वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती रहे। वेरिएबल का मीन्स क्या होता है? जो बदलता रहे। तो वेरिएबल क्वांटिटीज को हम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखा करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में यदि मैथ में कोई क्वांटिटीज एक्सप्रेस हो रही हैं तो वो वेरिएबल क्वांटिटीज, सच एज या दैट इज, जैसे कि आपने देखा होगा मैथ में x यूज होता है, y होता है, z होता है, सो ऑन। तो एक क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाती है? वेरिएबल। और इनकी वैल्यू जो होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जरूरत जैसे ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल क्वांटिटीज क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। अलग अलग कंडीशन में ये x की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा एक कंडीशन है x × 3 बराबर में 6 बोल दूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। मैं एक कंडीशन बोलूँ x + 4 = 10। अब यहाँ इस कंडीशन के लिए x की वैल्यू क्या होगी? तो इस कंडीशन के लिए x की वैल्यू 6 होगी। तो हमने ये देखा कि वेरिएबल की जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कंडीशन, उनकी जो कंडीशन होती हैं उनके अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज हुई। यहाँ पे कंडीशन ये थी, ठीक है, कंडीशन ये थी x × 3 = 6, तो वैल्यू आई 2। कंडीशन जैसे ही हमने चेंज की, कंडीशन हमने जैसे ही चेंज की तो वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। जस्ट मिनट में, कंडीशन जैसे ही हमने इसकी चेंज की तो वैल्यू क्या हुई? चेंज होकर आई कि नहीं आई? तो ऐसी वैल्यू कहलाती है वेरिएबल क्वांटिटीज। और हम बोल सकते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो इनडेफिनेट होती है। कैसी होती है?
इनडेफिनेट, कोई कंफर्म नहीं होती कि भाई वैल्यू इतनी ही होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो अनिश्चित होती है, टाइम के साथ या कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहती है। और जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट का मतलब ही होता है, कांस्टेंट का मीन्स क्या होता है, जो कभी भी चेंज ना हो। विच कांस्टेंट का मीन्स क्या होता है, विच कांट बी चेंज, विच कांट बी चेंज। कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी भी चेंज ना हो। तो इनकी जो वैल्यू होती है इनको हम कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल में वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से जो वैल्यू हो जाए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में शो हो वो है कांस्टेंट क्वांटिटीज, और इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये जो होती है इनकी वैल्यू किस नेचर की होती हैं, डेफिनेट होती हैं। इनका जो नेचर होता है वो डेफिनेट, यानी हम बोल सकते हैं निश्चित होती हैं, ठीक है। ये क्वांटिटीज निश्चित होती हैं। तो इतना, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मतलब ये लगभग सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट होता है अलजेब्रा, तो ये लगभग सिक्स्थ क्लास में पढ़ा। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो हमने ये जाना कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है और न्यूमेरिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि मैं बात करूँ किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये बनता है वेरिएबल क्वांटिटीज और न्यूमेरिकल या कांस्टेंट क्वांटिटीज से मिलकर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, या ऐसे लिख दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज combined of variable and constant quantities। वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटीज से जो मिलके बने उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूं 3x + 4। अब यहाँ पे आप देखो ये जो भी पूरा फॉर्म बना हुआ है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्यों, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x और कुछ न्यूमेरिकल या कांस्टेंट वैल्यू है 3 और 4, इनसे मिलके बना जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, तो क्या ये 3xy में लिख दूं तो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस इट इज, मतलब ए भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इस जो भी एक्सप्रेशन है इसमें एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल 3 है। इनसे मिलके जो बना, वेरिएबल और कांस्टेंट से जो मिलके बना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, लेकिन अब इसमें हम इसके बाद ही जानेंगे कि टर्म्स कितने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म्स होंगे और इसमें कितने टर्म्स होंगे। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, टर्म्स काउंट करना कैसे सीखते हैं, तो ये देखो थोड़ा सा आपने वैसे मतलब प्राइमरी क्लासेस में ये चीज़ के बारे में स्टडी किया होगा, बॉडमास रूल्स। बॉडमास रूल्स यदि बॉडमास रूल्स में क्या बोलते थे भाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टी, फिर ऐड, देन सबट्रैक्ट, है ना, यही बोलते। तो अब वो भी यही जो टर्म्स होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से। जैसे मैं बोलूँ अभी मैं एक बेसिकली न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और +9 × 3 + 4 - 6। अब मैं बोलूँ पहले यहाँ पे बेटा कितने टर्म्स हैं, ये बॉडमास रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो बॉडमास रूल्स के अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर मल्टी सॉल्व करेंगे, इसी तरह पहले इधर मल्टी सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन ये चीज़ होती क्यों है, तो देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जब टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हो। अब मैं बोलूँ इस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो कैसे पता चलेगा, टर्म्स
जब तक बीच में प्लस माइनस साइन ना आ जाए। कौन सा साइन? प्लस और माइनस साइन ना आ जाए, कब? बीच में, ठीक है, तब तक टर्म्स डिवाइड नहीं होता। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये मल्टी साइन है, ये डिवाइड साइन है, फिर इधर ऐड आ गया, तो ये पूरा एक टर्म्स हो गया, ये पूरा एक टर्म्स हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये यहाँ से चला, ये मल्टी है, ये प्लस आ गया, तो यहाँ तक ये सेकेंड टर्म्स। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो माइनस आ गया यहीं पे, तो ये थर्ड टर्म, और एक कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म। यदि मैं बोलता तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। टर्म्स कौन डिवाइड करता है? प्लस साइन और माइनस साइन। मल्टी साइन और डिवाइड साइन से टर्म्स डिवाइड नहीं होते। तो यदि मैं बोलूँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसी तरीके से यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो ये प्लस आया एक टर्म्स और ये 2 टर्म, इसमें कहीं प्लस माइनस आई नहीं, पूरा एक टर्म्स है। इसमें 1 टर्म्स है, इसमें 1 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। क्लियर? मतलब अब यदि आपसे कोई बोलेगा कि टर्म्स कैसे फाइंड करना होते हैं, तो टर्म्स मुझे अब आप बता सकते हैं कि किसमें कितने टर्म्स होंगे, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और चाहे वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो। तो टर्म्स डिवाइड सेम तरीके से करते हैं, हाँ, लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे टर्म्स, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, उस पर भी एक बार फोकस करेंगे। जैसे अब मैं बोलूँ फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात के लिए केवल टर्म्स की बात करते हैं, लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं वहाँ पे टर्म्स को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक हो जाता है लाइक टर्म्स, और एक हो जाता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स कैसे, तो टर्म्स डिवाइड करना सीख लिया। अब उसके बाद हम ये देखेंगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें देख लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए ही बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ 4xy, ठीक है, ठीक है, 4xy, या अभी नॉर्मल मैं बोलूँ 4x, तो मैं बोलूँ 4 एक न्यूमेरिकल क्वांटिटीज है और x एक वेरिएबल क्वांटिटीज। इनके बीच में कोई भी साइन एग्जिस्ट, कोई भी साइन अभी दिख रहा है क्या? जब कोई वेरिएबल, एक वेरिएबल क्वांटिटीज और एक कांस्टेंट क्वांटिटीज साथ में हो और उनके बीच में कोई भी साइन ना दिख रहा, तो वहां पे कौन सा साइन एग्जिस्ट करता है? मल्टी का साइन एग्जिस्ट करता है, मल्टी साइन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, कौन सा साइन होता है? मल्टी साइन होता है। यदि मैं बोलूँ जैसे 4x है, अब मैं बोलूँ x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब आप 4 और x की जगह 2 पुट कर दोगे, तो ये तो फिर 42 दिखने लगेगा। लेकिन ध्यान रखो कि जब दो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में यदि मल्टी है और उसको हम ऐसा लिख दें, तो ऐसा दो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में यदि मल्टी साइन है और उसको हम बिना मल्टी लगाए लिख दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन एग्जिस्ट करता? मल्टी साइन एग्जिस्ट करता। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू न्यूमेरिक पुट करते हैं तो फिर इधर पे हमें मल्टी लगाना जरूरी हो जाता है। यदि हम मल्टी नहीं लगाएंगे तो वो 42 लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? 42। तो हमें इनके बीच में कौन सा साइन फिर लगाना पड़ेगा? मल्टी। तो आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं और बाकी साइन, यदि वेरिएबल क्वांटिटीज और कांस्टेंट क्वांटिटीज के बीच में मल्टी के अलावा कोई और भी साइन है तो वो शो होते हैं, वो दिखाई देते हैं हमें। जैसे मैं बोलूँ 4x डिवाइडेड बाय y, तो ये साइन लगाएंगे। यदि नहीं लगाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक वहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा? मल्टी। बस मल्टी के लिए आपको रूल्स याद रखना है, मल्टी का साइन कोई भी न्यूमेरिक और कांस्टेंट के बीच में ना भी लगाओ तो भी वहाँ पे मल्टी साइन एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। थोड़ा सा मैं लाइक के बारे में जैसे बोलूँ, जैसे एक टर्म्स में लिख रहा हूँ 3x, ठीक है, एक टर्म्स में बोल रहा हूँ 3x है, एक टर्म्स 4x है, एक टर्म्स 5x है। तो ये सारे टर्म्स, लाइक टर्म्स कैसे पता चलते हैं?
जिनमें सेम वेरिएबल कंबाइंड हो। जैसे टर्म्स में कौन सा वेरिएबल लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है, इस वाले टर्म्स में वेरिएबल कौन सा है, एक्स, और इस वाले टर्म्स में कौन सा वेरिएबल है, एक्स। तो ये तीनों ऑल थ्री टर्म्स कैसे टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स। और जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। मल्टी डिवाइड तो कर ही सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे यदि कोई बोले कि इनके बीच में प्लस साइन लग जाए, तो ये टर्म्स हो गए थ्री टर्म्स, और ऑल थ्री टर्म्स कैसे हैं, लाइक, सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, तो इनके जो कॉफिशिएंट, एक क्या कहलाता, थ्री क्या कहलाएगा, यहाँ पे थ्री कहलाएगा, थ्री इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, थ्री कहलाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे फोर क्या कहलाएगा, फोर इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे फाइव क्या कहलाएगा, फाइव इज अ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। जब लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है तो उनके साथ जो वेरिएबल होते हैं उनके हम केवल कॉफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा 3 + 4 7, 7 5 12, 7 5 12 हो जाएगा, और उसके साथ में वही वेरिएबल यूज होगा 12x, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 12x। तो लाइक टर्म्स, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 4xy 5yx, अब मैं ये बोलूँ कि एक ए टर्म्स है, ठीक है, एक ए टर्म्स है और एक ए टर्म्स है, क्या ये लाइक टर्म्स है? तो हमें ये देखा कि भाई जो ए वाला टर्म्स है इसमें वेरिएबल कौन सा आ रहा, एक्स आ रहा और वाई आ रहा। एक हमें ये तो पता है, देखो ध्यान रखना, दो वेरिएबल के बीच में भी यदि कोई साइन नहीं लगा तो यहाँ भी मल्टी ही होता, तो यानी वाई एक्स के बीच में भी कोई साइन नहीं लगा तो मल्टी होता। और ये तो पता ही है कि x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, आंसर तो सेम आएगा ना, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जिसमें प्लेस चेंज कर दो और आंसर में कोई फर्क ना पड़े, यानी जैसे मैं बोलूँ 2 इंटू 3 या 3 × 2 बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखो कि यहाँ पे एक्स वाई है और इनके बीच में मल्टी है, यहाँ पे वाई एक्स, तो इनको कम्यूटेटिव भी तो कर सकते हैं। तो मतलब सेम वेरिएबल इधर है, सेम वेरिएबल इधर है। यदि मैं कहूँ इनको ऐड करूँ तो इस एक्स वाई का कॉफिशिएंट इधर कितना है 4, इधर एक्स वाई का कॉफिशिएंट 5, तो 4 और 5 को ऐड करोगे तो 9xy, चाहे तुम xy लिख दो चाहे yx लिख दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस, दीज आर लाइक टर्म्स, मतलब क्योंकि इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, उसमें लाइक टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 4x² + 3x, अब मैं बोलूँ क्या ही लाइक टर्म्स है दोनों, ये जो टू टर्म्स है क्या ही लाइक टर्म्स है, तो कैसे पता x है, तो 4x² और 3x यहाँ पे टू टर्म्स हैं। हम ये देखेंगे कि दोनों टर्म्स में वेरिएबल देखेंगे सबसे पहले, और पावर का भी बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ इस 4 के साथ कौन सा वेरिएबल ऐड है, x², इसके साथ कौन सा वेरिएबल ऐड है, वेरिएबल तो सेम है बट उनकी पावर डिफरेंट है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो फिर ये मतलब वेरिएबल जो जुड़े होंगे ना साथ में, उनके पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये अनलाइक टर्म्स है, एक ऐसे टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स। और जब अनलाइक टर्म्स है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन होगा तो वो कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे इस टर्म्स और इस टर्म्स में क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे मैं बोलूँ x² मतलब x इंटू एक्स, और इधर 3x है, तो एक x इधर का और एक x इधर का कॉमन ले लो तो ये बचेगा 4x + 3। अब देखो तो अंदर ये क्या है, अनलाइक टर्म्स ही है कि नहीं, ये पूरा एल्जेब्रिक है, ये इसमें तो ओनली न्यूमेरिक टर्म्स है, तो ये कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिक टर्म तो ऐड हो ही नहीं सकते, यानी अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। एक और अनलाइक टर्म्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 4x²y, ठीक है, और प्लस 3y²x। अब मैं बोलूँ क्या ये लाइक टर्म्स है, तो आप देखो सबसे पहले x वेरिएबल, तो x की पावर इधर 2 है, उधर पे x की पावर 1 है, तो इससे साबित हो रहा कि अनलाइक है। y की पावर इधर देखो तो 1 है, इधर y की पावर 2 है, मतलब ये अनलाइक टर्म्स है। हाँ, मैं ऐसे बोलता 4x² प्लस 3y x², तो यस ए लाइक टर्म्स हो जाते हैं। कैसे,
क्योंकि x की पावर देखो तो इधर 2, x की पावर इधर 2, y की पावर 1, y की पावर 1। हाँ, ये लाइक टर्म्स हैं, एक ऐसे टर्म्स हैं लाइक टर्म्स हैं, और एक ऐसे टर्म्स हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक है तो ऐड नहीं होंगे, लाइक है तो ऐड हो जाएंगे, केवल 4 और 3 ऐड कर दो तो 7x² y। ठीक है, तो आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में आई थिंक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड